कल कैल्शियम हो गया था, कैल्शियम का रोल हो गया था। क्यों? आज फास्फोरस दिखाना है, फास्फोरस ही तो होना है। क्यों? कमेंट करिए। फास्फोरस, फास्फोरस का कराना है। चलिए नोट करिए। ये सब थ्योरी है, बायो का सब पूरा पार्ट है, एक चैप्टर केवल इसमें आपको ऐसे जनरल पढ़ लेना है। गुड इवनिंग। तो चलिए लिखिए, फास्फोरस इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। Phosphorus is present in all the cells of the body. Phosphorus is present. Good evening सभी को। Phosphorus is present in all the cells of the body. शरीर के सभी कोशिकाओं में फास्फोरस उपस्थित होता है। Phosphorus is present in all the cells of the body. Full stop. And adult body contain, and adult body contain 1 kg of phosphorus, 1 kg of phosphorus in the form of phosphate, in the form of phosphate। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 1 किलोग्राम फास्फोरस फास्फेट के रूप में होता है। फुल स्टॉप। Full stop. About 75% of phosphorus is present. About 75% of phosphorus is present in the form of calcium phosphate, in the form of calcium phosphate in bone, in the form of calcium phosphate in bone, teeth, bone and teeth। while जबकि while 10 to 20% of phosphorus, while 10 to 20% of phosphorus is associated, while 10 to 20% of phosphorus is associated with carbohydrate, with carbohydrates, proteins, carbohydrates, proteins, carbohydrate, proteins and lipids, carbohydrate, protein and lipid, carbohydrate, protein and lipid। ठीक है भैया? क्या कहा? About 75% ऑफ फास्फोरस, लगभग 75% फास्फोरस हड्डियों में और दांतों में होता है, जबकि 10 से 20% फास्फोरस कार्बोहाइड्रेट के साथ, प्रोटीन के साथ और लिपिड के साथ पाया जाता है। इसी में आगे बढ़ा लीजिए।
carbohydrate, protein and lipid in blood and muscles. Up full stop. In blood and muscles. In blood and muscles. फुल स्टॉप। ठीक है, इतना सेंटेंस सब क्लियर है? सेंटेंस सारा क्लियर है? कमेंट करिए। लिखिए आगे। वंदना, सेंटेंस सारा क्लियर है? देख लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिए। आपका क्लास एक दिन छूट गया था, इसलिए पढ़ाना जरूरी था, और दिन में सोचे थे पढ़ा देंगे 10-11 बजे, लेकिन लाइट नहीं थी। लाइट की थोड़ा पोजीशन बारिश के कारण 2 दिन गड़बड़ हो गई थी। चलिए लिखिए, फुल स्टॉप, फिर आगे लिखिए। फास्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट Phosphorus is an essential constituent of ADP, ATP, phosphoprotein, कोएंजाइम, ETC। जो फास्फोरस है वो महत्वपूर्ण अवयव है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है एटीपी का। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, नाम में ही फास्फेट जुड़ा है। एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे भी। ऑर्गेनिक जब शुरू होगा तो उसमें एक चैप्टर है प्रोटीन फैट, उसमें ये पढ़ेंगे। ईटीसी, फिर से देख लीजिए सेंटेंस। फास्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एडीपी, एटीपी, फास्फोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, डीएनए, आरएनए, ईटीसी। प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, फुल स्टॉप। तो फास्फोरस एक महत्वपूर्ण अवयव है एडीपी का, एटीपी का, फास्फोप्रोटीन का, फास्फोलिपिड का, डीएनए का, आरएनए का। प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, ये सारी चीजें पूरे शरीर में उपस्थित होती हैं। सही भाई? अगले लाइन से नोट करिए। लक्ष्मी क्लियर है? क्लियर है? आदिति? चलिए अगली लाइन से नोट करिए। फास्फोरस इज प्रेजेंट इन मिल्क। रिपीट कर दें? चलिए आदिति सुनिए फिर से एक बार, फिर से सुन लीजिए। फास्फोरस इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एडीपी, एटीपी, फास्फोप्रोटीन, फास्फोलिपिड, एडीपी, एटीपी, फास्फोप्रोटीन, फास्फोलिपिड,
डीएनए, आरएनए, कोएंजाइम ईटीसी, कोएंजाइम ईटीसी प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। अब क्लियर? प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। अब अगली लाइन से नोट करिए। आदित्य अब क्लियर है? चलिए, फास्फोरस, अगले लाइन से, फास्फोरस इज प्रेजेंट इन मिल्क, चीज, इन मिल्क, चीज, एग, मीट, एग्स, मीट, आल रूट, सभी जड़ों में, आल रूट्स, गार्लिक, लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जी, लीफी वेजिटेबल, ग्रेन, ईटीसी, ग्रेन, ईटीसी। इन सभी चीजों में फास्फोरस पाया जाता है। एक में देखिए अभी तक जितना लिखे हैं उस सभी में देखे होंगे मीट कॉमन है, एग कॉमन है, चीज कॉमन है। तो ये सब याद करने वाला नहीं, एक बार पढ़ लीजिए। लीफी वेजिटेबल कॉमन है, ये सब चीजें सभी में मिल रही है। जितना चीज अभी तक लिखे हैं सब में देखिए ये सब चीजें हैं। तो कुछ विशेष रहा है तो याद कर लीजिए, थोड़ा सा कहां कहां पाया जाता है ये सब देख लीजिए। अगले लाइन से नोट करिए, आयन एडल्ट मैन नीड, आयन एडल्ट मैन नीड about 1.5 ग्राम, about 1.5 ग्राम of phosphorus per day, 1.5 ग्राम of phosphorus per day। एक वयस्क व्यक्ति को 1.5 ग्राम फास्फोरस पर डे के हिसाब से आवश्यकता होती है। चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, जैविक महत्व, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। क्या रिपीट कर दे भैया? देखिए, आयन एडल्ट मैन नीड अबाउट 1.5 ग्राम ऑफ फास्फोरस पर डे, यही है। आयन एडल्ट मैन नीड अबाउट 1.5 ग्राम फास्फोरस पर डे। कहां जल्दी बोल रहे हैं, बीच बीच में रुकते जा रहे हैं भैया, रिपीट भी कर रहे हैं। आपका नेटवर्क गड़बड़ होगा। नेटवर्क गड़बड़ हो तो या तो अपलोड होने के बाद देख लीजिए, शाम का समय है इसलिए सुबह पढ़ाते हैं, नेटवर्क आपका गड़बड़ होगा। चलिए पहला है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस में पहला, फास्फोरस हेल्प, फास्फोरस हेल्प क्यों भाई जल्दी बोल रहे हैं यार? हम तो लग रहा है वैसे ही बोल रहे हैं। और लोग कमेंट करिए क्यों ऐसा है।
चलिए पहला नोट करिए, फास्फोरस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, फास्फोरस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, phosphorus help in the formation of bone and teeth, bone and teeth, phosphorus help in the formation of bone and teeth। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा, it play an important role, it play an important role in ADP and ATP, it play an important role in ADP and ATP and other high energy phosphate compound and other high energy phosphate compound। फिर से देखिए, it play an important role in ADP and ATP and other high energy phosphate compound, तो ये सब स्ट्रक्चर आप ADP और ATP का पढ़ेंगे, उसमें फॉस्फेट लिंकेज होगा, फॉस्फेट लिंकेज पाया जाएगा, जिसमें इस तरह से फॉस्फेट बॉन्डिंग होगी जो आगे स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा। आगे के स्ट्रक्चर में इस तरह से आपको प्राप्त होगा। अगर आगे चेन बढ़ा हुआ है तो ये इस फॉर्म में होगा, चेन बढ़ा के अगर दिखाया जाए तो ये इस फॉर्म में होगा। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी? पेंटावैलेंट है, 5 होता है, तो 2, 3, 4, 5। अब ये स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड है, इस तरह से चेन आगे बढ़ेगा। आप जानते हैं क्या होता है फास्फोरिक एसिड, H3PO4 यानी 3H+, और इधर क्या होगा, फॉस्फेट आयन 3-। ये सब स्ट्रक्चर आगे मिलेगा, उसमें पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड, phosphoric acid form blood buffer, which help in regulation of acid base balance, which help in regulation of acid base balance। तो फास्फोरिक एसिड का जो देखिए फिर से, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड
blood buffer which help in a regulation of acid base balance, लिखते भी चल रहे हैं इसलिए मेन सेंटेंस। तो सोडियम और पोटेशियम साल्ट फास्फोरिक एसिड का ब्लड बफर बना लेता है। बफर सॉल्यूशन आपने पढ़ा है। बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें अल्प मात्रा में एसिड या बेस मिलाया जाए तो उसके पीएच में कोई परिवर्तन ना हो। तो जो फास्फोरिक एसिड है वो सोडियम और पोटेशियम साल्ट बना लेता है, और साल्ट क्या करता है, ब्लड में एक बफर सॉल्यूशन क्रिएट कर लेता है। अब अगर ब्लड में अल्प मात्रा में एसिडिक मीडियम बना तो वो बैलेंस कर लेगा, बेसिक मीडियम बना तो बैलेंस कर लेगा, इसलिए पीएच मेंटेन रखता है। बफर सॉल्यूशन जानते हैं ना? बफर सॉल्यूशन आपको सेकेंड ईयर में पढ़ाया गया है। क्या क्या? एक इस तरह का एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एस्टेट, इस तरह से आपने पढ़ा एसिडिक बफर। इसी तरह से बेसिक बफर आपने पढ़ा क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये एसिडिक बफर पढ़ाया गया है, ये बेसिक बफर पढ़ाया गया है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको इस वाले में बताया गया सेकेंड ईयर का, अगर याद हो तो, जो सॉल्यूशन मिक्सचर होता है एसिडिक बफर का, उसमें एसिटिक एसिड होता है और एसीटेट आयन होता है। ये सेकेंड ईयर में आपको इसका मैकेनिज्म भी लिखाया है। अब अगर आप इसमें एसिड मिलाते हैं तो एसिड से H+ प्राप्त होगा, तो H+ जाके इससे जुड़ जाएगा तो एसिडिक एसिड बना देगा। तो एसिटिक एसिड ऑलरेडी पहले से है, इसलिए पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपने इसमें बेस मिला दिया OH- देगा, OH- आके इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ करके क्या बनाएगा, इससे जुड़ करके दे देगा एसीटेट आयन और H2O। तो एसीटेट आयन भी देखिए पहले से है, इसलिए पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी बफर सॉल्यूशन ऐसा सिस्टम बन जाता है कि अगर उसमें एसिड मिलाते हैं तो वो H+ को एब्जॉर्ब करके ऐसा कंपाउंड बना देता है, ऐसा स्पीशीज बना देता है जो उसमें पहले से है। और अगर हम बेस मिलाते हैं तो उसे OH मिलेगा, OH के साथ जुड़ करके ऐसा स्पीशीज बना देता है जो उसमें पहले से। जैसे कि आपको कुछ याद है, सेकेंड ईयर में इसका मैकेनिज्म कराए थे, हेंडरसन-हेसेल-बॉल्क इक्वेशन कराए थे, डेरिवेशन। एसिडिक बफर, बेसिक बफर, उसका मैकेनिज्म, हेंडरसन-हेसेल-बॉल्क इक्वेशन, ये सब सेकेंड ईयर में विधिवत हुआ है। तो ये एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर में मैकेनिज्म में आपको बताया गया है कि एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन उस सॉल्यूशन में होता है। अब अगर आप उसमें एसिड मिलाएंगे तो जाके इससे जुड़ जाएगा, एसीटेट से क्या बनाएगा, एसिटिक एसिड, जो कि पहले से है। अगर इसमें बेस मिलाएंगे तो बेस से जुड़ करके क्या बनाएगा, एसीटेट बनाएगा और H2O बनाएगा। H2O न्यूट्रल होता है, इसलिए पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह की चीजें आप जो है सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी वही होता है, जब आप देखते हैं इसमें सोडियम और पोटेशियम आयन फास्फोरिक से साथ मिल करके सोडियम पोटेशियम साल्ट बना लेता है, जो ब्लड बफर बना देता है, जिससे ब्लड में अल्प मात्रा में एसिड या बेस के पीएच में एसिड या बेस मिलाए तो उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला पॉइंट नोट करें, इट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DNA and RNA. DNA and RNA, phospholipid
फिर देखिए, इट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, फास्फोलिपिड एंड फास्फोप्रोटीन, फास्फोलिपिड एंड फास्फोप्रोटीन। और लास्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, हो गया, छूटा तो नहीं आदिति? इससे बोल दे, इट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, फास्फोलिपिड, फास्फोप्रोटीन। अगला कोड लिखिए, इट इज एसेंशियल, इट इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ, it is essential for the absorption of carbohydrate, कार्बोहाइड्रेट। तो ये हो गया। अब लास्ट हेडिंग इसका है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर। तो लिखिए, इसमें डायरेक्ट लिखना है, नंबरिंग नहीं करनी है। एक्सेस ऑफ फास्फोरस इज टॉक्सिक, एक्सेस ऑफ फास्फोरस इज टॉक्सिक। अधिक मात्रा में फास्फोरस लिया जाए तो विषैला होता है, टॉक्सिक होता है। फुल स्टॉप। इट मे लीड, इट मे यानी इट मे लीड टू किडनी फेल्योर, इट मे लीड टू किडनी फेल्योर। less formation of hormone, less formation of hormones, diabetes, less formation of hormones, diabetes, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइड से हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। इसकी अधिकता से ये विषैला होता है। आपने लिखा एक्सेस ऑफ फास्फोरस इज टॉक्सिक, फास्फोरस का ज्यादा होना विषैला है, इससे किडनी फेल हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है। लेस फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का फॉर्मेशन घट जाता है, हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, हाइपोथायराइड हो जाता है। अगले लाइन से लिखिए, अगले लाइन से, डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस, डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस लीड्स टू, deficiency of phosphorus leads to poor mineralization, poor mineralization, poor mineralization of bone, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइड लिख लीजिए, आदित्य हाइपोथायराइड लिख लीजिए, हाइपोथायराइडिज्म का पुअर मिनरलाइजेशन। जैसे देखिए, डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस लीड टू पुअर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन,
हड्डियों का जो मिनरल है वो घट जाता है, कम हो जाता है। पुअर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, ये लिखा है हाइपोथायरॉयडिज्म। चलिए, डिफिशियंसी ऑफ फास्फोरस लीड टू पुअर मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। जो बोन्स हैं उसमें मिनरल की कमी हो जाती है। एंड टीथ, बोन एंड टीथ, रिकेट्स, रिकेट्स बीमारी आप जानते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। रिकेट्स, वोमिटिंग, उल्टियां होती हैं, वोमिटिंग, वीकनेस, वेट लॉस, लीवर डिजीज, क्लियर है? इतना सब जानते हैं। थायराइड की अधिकता हो जाए तो यह विषैला होता है। फास्फोरस की अधिकता हो जाए तो विषैला होता है। फास्फोरस की अधिकता हो जाए तो पुअर मिनरलाइजेशन हो जाता है। कहां पे? बोन में और टीथ में, हड्डियों में और दांतों में मिनरल खनिज लवण की कमी हो जाती है। और क्या होता है? वोमिटिंग होती है, वीकनेस होता है, वेट लॉस होता है, लीवर डिजीज होता है। सही है कि कहीं कोई गड़बड़ी? कमेंट करिए, ठीक है कि कोई समस्या? कमेंट करिए कोई भी। चलिए हम एक सिस्टम और लगाते हैं मोबाइल का। दो सिस्टम लगाते हैं। अच्छा है, कभी कभी किसी में कमेंट फंस जाता है। क्लियर है? अच्छा है। चलिए, दो सिस्टम लग गया। तो ये आपका फास्फोरस खत्म। जनरल तौर पे सबको पढ़ जाना है भैया, कौन सा आ जाए क्लियर नहीं होता। तो फास्फोरस खत्म, सबका मतलब आना चाहिए, बस इतना मेन है। अगला है सल्फर। देखिए इसमें कहीं कोई केमिस्ट्री नहीं है, ये आपका बायो का सिस्टम है। कमेंट शो हो रहा है तुम्हारा, टोपी लगाई हो पुलिस वाला। अब अगला है, कभी कभी कमेंट रुकता है नेटवर्क की वजह से। आप लोगों का नेटवर्क जब गड़बड़ रहता है, दिख तो रहा है, बताएं तो, दो बार लिखी हो। चलिए सल्फर, सल्फर में नोट करिए, ये सब थ्योरेटिकल ही पोर्शन है पूरा चैप्टर। सल्फर में नोट करिए, सल्फर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। सल्फर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। Sulfur cannot be utilized. Sulfur cannot be utilized
बाय द बॉडी, मतलब सल्फर का शरीर सीधे उपयोग नहीं कर सकता। सल्फर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी डायरेक्टली, एक शब्द और बढ़ा दीजिए, डायरेक्टली, अब फुल स्टॉप लिखिए, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। सीधे लेता तो सल्फर खा नहीं लेते, सीधे प्रयोग नहीं कर सकते, इसको शरीर सल्फेट आयन के रूप में लेता है। देखिए, इट इज एब्जॉर्बेड इन द फॉर्म ऑफ, इट इज एब्जॉर्बेड इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन, इट इज एब्जॉर्बेड इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन, in the form of sulfate ion by a number of micro organisms, by a number of microorganisms and is reduced to sulfur compound, and is reduced to sulfur compound, फुल स्टॉप। देखिए जरा, कह रहा सल्फर इज नॉट एब्जॉर्बेड इन द फॉर्म ऑफ, sulfur cannot be utilized by the body directly, सल्फर को शरीर सीधे नहीं ले सकता, किस रूप में लेता है? इट इज एब्जॉर्बेड इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन, ये सल्फेट आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है, बाय ए नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मजीवों के द्वारा, और वो इसको सल्फर कंपाउंड में रिड्यूस कर देते हैं। अगली लाइन से नोट करें, फिर से सुनिए, सल्फर कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी डायरेक्टली, आपका नेटवर्क गड़बड़ है आदिति, जाने रही, लिखिए फिर से, इट इज एब्जॉर्बेड इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन, इट इज एब्जॉर्बेड इन द फॉर्म ऑफ, जब नेटवर्क ज्यादा गड़बड़ रहे बेटा तो बाद में देखिए, नहीं तो पूरा क्लास में डिस्टर्ब होगा, इसलिए ऐप पे लेक्चर पूरा छूटा रहता है, जिसके यहाँ कोई समस्या हो बाद में देखें। इट इज एब्जॉर्बेड इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन बाय ए नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज एब्जॉर्बेड इन द फॉर्म ऑफ sulfate ion by a number of microorganism and is reduced to sulfur compound, and is reduced to sulfur compound। अगले लाइन से नोट करिए, अगले लाइन से नोट करें, the main source of sulfur, the main source of sulfur, the main source of sulfur are meat, main source of sulfur are meat, fish, egg, liver, dairy food, nut and leguminous plant,
फिर से देखिए, द मेन सोर्स ऑफ सल्फर आर मीट, फिश, एग, लीवर, डेयरी फूड, नट, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट आप जानते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं। कौन से पौधे होते हैं? लेग्यूमिनेसी कुल के प्लांट कौन होते हैं भैया? बायो वाले सब जानते हैं ज्यादा। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? कोई एग्जाम्पल बताएंगे? कौन से प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट हैं? कौन सा प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट है? कोई बताएगा? हाँ, जो दालें हैं, दालें, अरहर की दाल, ये दालें जो है अरहर की दाल वगैरह, ये लेग्यूमिनस प्लांट हैं, इनमें पाया जाता है। अगली लाइन से नोट करिए, अगले लाइन से, सल्फर इज प्रेजेंट इन द बॉडी, सल्फर इज प्रेजेंट, सल्फर इज प्रेजेंट इन द बॉडी in the form of various organic compound, in the form of various organic compound। फिर से सुनिए, सल्फर इज प्रेजेंट इन द बॉडी in the form of various organic compound, various organic compound, hormones, hormones, coenzymes, hormones, coenzymes, etc. इत्यादि। अगले लाइन से नोट करिए फिर, इट इज प्रेजेंट इन लिविंग सेल, इट इज प्रेजेंट इन लिविंग सेल, इट इज प्रेजेंट इन लिविंग सेल एज अमीनो एसिड, एज अमीनो एसिड, पेप्टाइड, पेप्टाइड्स, सल्फर आयरन प्रोटीन, सल्फर आयरन प्रोटीन, सल्फर आयरन प्रोटीन ETC। तो ये लिविंग सेल्स में पाए जाते हैं। लिविंग सेल्स किसका बना है? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड के चेन को क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड। और किस प्रोटीन में पाया जाता है? सल्फर आयरन प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है? इतना क्लियर? अब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो गया भैया हेडिंग। चलिए
जैविक महत्व, चलिए लिखिए पहला नोट करिए, सल्फर प्ले an important role. Sulfur play an important role in the functioning of heart of embryo माने भ्रूण, फिर से देखिए, सल्फर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग of heart of embryo, bones and muscles. ठीक है, हार्ट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का जो हार्ट है उसके फंक्शन में काम करता है, बोन के फंक्शन में काम करता है, मसल्स के फंक्शन में काम करता है। दूसरा बोले, क्लियर है? दूसरा बोला जाए, चलिए दूसरा, इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर प्रोटीन। It help in the formation of sulfur protein like glycoprotein, अगला है सल्फर प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करता है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन। अगला है सल्फेट आयन हेल्प इन हीलिंग ऑफ बाउंड्स, घाव के भरने में मदद करता है। हील माने भरना, बाउंड माने घाव। सल्फेट आयन हेल्प इन द हीलिंग ऑफ बाउंड्स, घाव के भरने में। और लास्ट है, लास्ट लिख लीजिए, सल्फेट आयन react with poisonous substance. Sulfate ion react with poisonous substance and excrete them from the body. एक्सक्रीट माने उत्सर्जित करना, बाहर निकालना। तो जो सल्फेट आयन है, शरीर के अंदर जो विषैले पदार्थ हैं उनसे रिएक्शन करता है, मिल करके कंपाउंड बनाता है और उसके साथ ये शरीर से बाहर चला जाता है। तो सल्फेट आयन रिएक्ट विद पॉइजनस सब्सटेंस, विषैले पदार्थों से रिएक्ट करता है। एक्सक्रीट माने उत्सर्जित करना, शरीर से बाहर निकालना।
शरीर से बाहर उत्सर्जित कर देता है। इस तरह से सल्फेट आयन डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक माने विषैला, डी माने उसका उल्टा। लिखिए 10 सल्फेट आयन 10 सल्फेट आयन 10 सल्फेट आयन हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। विष रहित बनाना, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस कंपाउंड, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस कंपाउंड। तो शरीर को पॉइजनस कंपाउंड से मुक्त करता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करता है।